हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब टू एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के बारे में। अगर आप इस कोड के बारे में कुछ बेसिक जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। आज हम बात करेंगे 5 टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे सिनारियो, आईबीसी से पहले क्या था, क्यों हमें आईबीसी की ज़रूरत पड़ी और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ इंडियन इकोनॉमी पे। इसके साथ साथ हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देखेंगे जो आईबीसी को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, और हम ये भी देखेंगे कि पिटीशन कौन कौन सी और कहाँ पे फाइल होती है आईबीसी में। इसके बाद हम कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस पे भी डिस्कशन करेंगे जो इस कोड का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिनारियो प्रायर टू आईबीसी। आईबीसी से पहले क्या था? इंडिया के जो बैड लोन्स थे, बैंकों ने लोन दिया, कंपनियों ने उसको रिपे करने के टाइम पे डिफॉल्ट किया, वो बैड लोन्स 5th हाईएस्ट थे इन द वर्ल्ड, और वो मार्च 15 के बाद ड्रामेटिकली इंक्रीज हुए। ये एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज़ 23 अप्रैल की है 2018 की। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ड्रामेटिक rise in NPAs in India after 2015। इंडिया में डिफॉल्ट बहुत ज़्यादा होने लग गए थे। इसको देखते हुए एक अच्छे रिफॉर्म की ज़रूरत थी। एग्जिस्टिंग जो उस टाइम के जो कानून थे वो सफिशिएंट नहीं थे, वो इनएडुकेट थे, उसमें पर्पस टिल्ट नहीं हो पाता था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का, तो वो एक तरह से फेलियर साबित हो रहे थे। बैंक को अच्छी रिकवरी नहीं मिलती थी और वो एसेट्स रिस्ट्रक्चर नहीं कर पाते थे सही तरीके से, और काफ़ी टाइम लगता था इन एक्ट में, एक इंसॉल्वेंसी और रिजोल्यूशन में। क्या क्या सिनेरियो थे? सबसे पहले कोई एक कानून नहीं था इंडिया में, बहुत सारे ओवरलैपिंग कानून थे, जैसे सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, रिकवरी ऑफ डेट एक्ट, टारफेसी एक्ट, कंपनीज एक्ट, इस तरह के कानून थे जिसमें कोई यूनिफॉर्म प्रोसीजर नहीं था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का। इसके बाद बहुत सारे ओवरलैपिंग एडजुडिकेटिंग फॉरम्स थे, लाइक फाइफर, डीआरटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के साथ साथ इनएडुकेट, इनएफेक्टिव प्रोविजंस थे जो रिजल्टेड थे इन अनड्यू डिले इन रिजोल्यूशन, और वो हेल्प नहीं करते थे लैंडर्स बैंक्स की और इफेक्टिव एंड टाइमली रिकवरी और रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ डिफॉल्टेड एसेट्स एंड कॉज अनड्यू स्ट्रेन ऑन इंडियन क्रेडिट सिस्टम। तो इसी की वजह से आईबीसी को लाने की ज़रूरत पड़ी। आईबीसी को प्रेसिडेंशियल असेंट मिली 28 मई 2016 को, और इसको ड्राफ्ट किया गया था बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म कमेटी ने, BLRC। ये इसमें बहुत सारे लॉज को कंसोलिडेट किया गया था, एक यूनिफॉर्मिटी लाई गई थी एक सिंगल लॉ में, और इसमें टाइम बाउंड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन मैकेनिज्म था जो बहुत ही अच्छा था एक कंपनी को रेस्क्यू करने के लिए, एक कंपनी को बचाने के लिए, एक कंपनी को दोबारा से रिवाइव करके उसको इस काबिल बनाने के लिए कि वो अपने जो डेट हुए हैं वो उसको पे कर सके, रिपे कर सके। आईबीसी में 2 मेन एडजुडिकेटिंग फॉरम्स थे। पहला जो फॉरम्स था वो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, जो कंपनी और एलएलपी के लिए था, और जो दूसरा था वो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल था, जो इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए था। इसके बाद ये मेनली 2 स्टेजेस में होता था। सबसे पहले कंपनी का रिवाइवल प्रोसेस होता था जिसको हम इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं। इसमें कंपनी को रेस्क्यू करने के लिए एक प्रोसीजर इनिशिएट किया जाता था। इसके बाद अगर वो रेस्क्यू नहीं हो पाती थी तो उस कंपनी का वाइंडिंग अप होता था और वो अल्टीमेटली लिक्विडेट होती थी कंपनी। आईबीसी आने से एक बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला एनपीए में। आईबीसी आने से बैंक्स का जो एनपीए था वो डिक्लाइन हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 7 ईयर, एकदम से डाउन आया। जो ग्रोस एनपीए मार्च 18 में 11.2% थे वो डिक्लाइन होके मार्च 19 में 9.1% रह गए। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी और ये एक इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप था।
इसमें हम थोड़ा डीप में चलते हैं। इसको समझने के लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझनी होगी, जैसे कि फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या होते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या होते हैं, कॉर्पोरेट डेटर कौन होते हैं, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या होता है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। सबसे पहले मानते हैं हम एक बैंक है जिसको हम यहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर बोलेंगे, और एक कंपनी है जिसने लोन लिया और उस कंपनी ने मैच्योरिटी के टाइम पे उसको रीपे नहीं किया, फिर डिफ़ॉल्ट किया। तो डिफ़ॉल्ट करने के बाद इस कंपनी को बोलेंगे हम डिफ़ॉल्टिंग कंपनी, और आईबीसी की टर्म्स में बोलेंगे कॉर्पोरेट डेटर। इसी तरह से जो कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है उसको बोलते हैं हम कॉर्पोरेट डेटर, और जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देते हैं कंपनी को उसको बोलते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फाइनेंशियल क्रेडिटर मीन्स अ पर्सन टू whom a financial debt is owed and includes a person to whom such debt has been legally assigned or transferred to। बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लोन देते हैं कंपनी को। ऑपरेशनल क्रेडिटर डे टू डे जो डीलिंग होती है कंपनी की विद सप्लायर्स से, कुछ एडवांस में कुछ कंपनी के पास होता है जो कंपनी डिफ़ॉल्ट कर देती है रीपे करने के लिए, और इस केस में जो कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है उसको कॉर्पोरेट डेटर कहते हैं, और जिस कंपनी को पैसे लेने होते हैं, जिस कंपनी का डिफ़ॉल्ट करती है उसको ऑपरेशनल क्रेडिटर बोलते हैं। तो हम आगे चलते हैं। कॉर्पोरेट डेटर मीन्स अ पर्सन who owe a debt to any person, means who has taken loan or advance, और वो डिफ़ॉल्ट कर देता है तो हम उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट डेटर। इसके बाद हम बात करते हैं रिजोल्यूशन प्रोफेशनल means an insolvency professional appointed to conduct corporate insolvency resolution process and include an interim resolution process. Basically, he is a court appointed officer appointed to conduct insolvency process, basically a revival process। ये एक प्राइवेट प्रोफेशनल्स होते हैं जो एज अ अंपायर काम करते हैं, एज अ कोऑर्डिनेटर काम करते हैं बिटवीन बैंक्स एंड कॉर्पोरेट डेटर। ये एक प्रोसेस ऑपरेट करते हैं जिसको हम कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कहते हैं। हम आगे इसकी बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। कौन कौन पिटीशन फाइल करता है आईबीसी में टू इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस? किसका? डिफॉल्टिंग कंपनी का। डिफॉल्टिंग कंपनी को रेस्क्यू करने के लिए पिटीशन फाइल करनी होती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पास। और वो कौन कौन कर सकता है? सबसे पहले तो फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं सेक्शन 7 में। ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन 8 और 9 में। ये जो सेक्शन है ये आईबीसी के सेक्शंस हैं। और कॉर्पोरेट डेटर जो एप्लीकेशन फाइल करते हैं सेक्शन 10 में करते हैं। कॉर्पोरेट डेटर एप्लीकेशन फाइल करते हैं वो इस चीज़ की करते हैं कि उनको लगता है कि वो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं और डिफ़ॉल्ट रिपे करने की हालत में नहीं है, तो वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें रेस्क्यू किया जाए, हम डिफ़ॉल्ट रिपे नहीं कर सकते, तो हम पे एक रेस्क्यू प्रोसीजर चलाया जाए ताकि हम इस काबिल हो जाएं कि हम डिफ़ॉल्ट को रिपे कर सकें। इसके बाद हम बात करते हैं कहाँ पे पिटीशन फाइल होती है। पिटीशन फाइल होती है कंपनीज के केस में नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में। ये पिटीशन कैसे फाइल होती है? सबसे पहले हमें ई फाइलिंग करनी होती है। ई फाइलिंग की ये वेबसाइट है e-filing.nclt.gov.in। हमें इस पे जाके हमें लॉगिन क्रिएट करना पड़ता है, साइन अप करना पड़ता है। उसके बाद हम अपनी जो एप्लीकेशन और पिटीशन है उसको अपलोड करते हैं और उसको सबमिट करने के बाद हमें रिसिप्ट मिलती है, इसको ई रिसिप्ट बोलते हैं। ई रिसिप्ट मिलने के बाद हम जो हमारी एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी होती है उसको तैयार करते हैं 3 सेट में। पहला ओरिजिनल होता है, दूसरा डुप्लीकेट होता है, तीसरा होता है ऑफिस कॉपी। और इन 3 सेट को हम सीजीओ कॉम्प्लेक्स एनसीएलटी में जमा करते हैं। जमा करने के बाद हमें ऑफिस कॉपी वापस मिलती है विद अ रिसीविंग स्टैम्प। वो रिसीविंग स्टैम्प प्रूफ होते हैं कि हमने एप्लीकेशन और पिटीशन सबमिट कर दी है एनसीएलटी में। तो इसी के साथ हम ये पिटीशन इस तरह से फाइल कर सकते हैं। इसके बाद जब पिटीशन रिव्यू होती है एनसीएलटी उस पर डिस्कशन करता है डे टू डे हियरिंग्स पे। एनसीएलटी डिसाइड करता है कि इस कंपनी पे कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चलाया जाए या नहीं चलाया जाए। अगर
कंपनी डिफॉल्ट रिपे करती है तो उसके ऊपर कोई रिजोल्यूशन प्रोसेस नहीं चलाया जाता। अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है और रिपे नहीं करती है तो उस कंपनी पे कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस चलाया जाता है। ये कब चलाया जाता है? जब कंपनी डिफॉल्ट करती है और रिपे करने की हालत में नहीं होती है। क्यों चलाया जाता है? टू रेस्क्यू अ फेलिंग कंपनी। ये एक अपॉर्चुनिटी होती है रिवाइवल एंड रिहैबिलिटेशन की फेलिंग कंपनी के लिए। एक टाइम बाउंड प्रोसीजर होता है 180 डेज का, जो एक्सटेंडेबल है 90 डेज मोर, जिसको इनिशिएट करता है NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग। इसमें एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाता है जो कंडक्ट करता है CIRP। CIRP के दौरान एक कमिटी बनती है जिसको हम नाम देते हैं कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ये RP फॉर्म करता है विद इन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ इनिशिएटिंग CIRP। इस प्रोसीजर में जो डिफॉल्टिंग कंपनी का कंट्रोल और मैनेजमेंट होता है वो RP के पास आ जाता है, RP को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस प्रोसेस में RP इनवाइट करता है क्लेम्स को। क्लेम्स 3 जनों से इनवाइट किए जाते हैं, 3 लोगों से इनवाइट किए जाते हैं। सबसे पहले तो ऑपरेशनल क्रेडिटर होता है जो क्लेम जमा करता है अपना फॉर्म B में। फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है जो फॉर्म जमा करता है अपना फॉर्म C में। और वर्कमैन और एम्प्लॉय जो होते हैं वो फॉर्म D और E रिस्पेक्टिवली अपना क्लेम सबमिट करते हैं। और अदर क्लेमेंट के लिए जो बच जाते हैं क्लेमेंट, जो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो फॉर्म F में अपना क्लेम सबमिट करते हैं। जिसका पैसा डूबा हुआ होता है वो अपना क्लेम सबमिट कर सकता है RP को। RP उसको एनालाइज करता है बेस्ड ऑन प्रूफ ऑफ क्लेम जो क्लेमेंट ने सबमिट किए हैं RP के पास, उसको वेरीफाई करता है। फिर एट द एंड उसको एडमिट, पार्शली एडमिट और रिजेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द प्रूफ ऑफ क्लेम। एट द एंड इफ CIRP सक्सेसफुल, अगर CIRP सक्सेसफुल होती है और मनी रिकवर्ड होती है तो उस मनी जो रिकवरी होती है उससे जो क्लेम एडमिट होते हैं उसको रिपे किया जाता है एज पर रिजोल्यूशन प्लान जो अप्रूव होता है NCLT के द्वारा। एट द एंड अगर CIRP फेल होती है या फिर कोई रिजोल्यूशन प्लान नहीं आता है तो कंपनी का लिक्विडेशन किया जाता है एज पर द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर अंडर IBC। हम इसके बारे में आने वाली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, एंड करता हूँ। और आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।